हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा और स्टार्ट करेंगे हम 2004 का प्रीवियस ईयर पेपर। इसको हमने फर्स्ट पार्ट में शायद 60 या 62 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया था और आगे आज हम 125 तक जो है इसका पूरा डिस्कशन जो है फुल डिफिनेशन के साथ करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और एक बात और देखिए, आपका लक्ष्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए और परीक्षा बस बिल्कुल नज़दीक है, कहिए तो आप उसकी बिल्कुल किनारे तक पहुंच गए हैं। बस आपको थोड़ा सा और जोर लगाना है और हमें लंबी छलांग मारकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है। ठीक है, तो इस समय बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत से लोगों की हार्ट बीट बढ़ी हुई होगी कि मतलब किस तरह से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो ये सब जो है आप बिल्कुल शांतिपूर्वक देखिए, कोशिश ये करिए कि नया इस जो है बिल्कुल भी मत पढ़िए। देखिए, भले ही हम जो है पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसी बात अलग है, लेकिन यूट्यूब चैनल में भी बहुत ज़्यादा आप इधर उधर मत भागिए। कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए। उसके अलावा हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर आप जितना हो सके लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और सेल्फ स्टडी जितने आपके पास नोट्स हैं उनको आप सिर्फ रिवाइज करिए। वहीं से आपका जो देखिए करिए हल, देखिए कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, एनालाइज करिए कहाँ से गलत हो रहे हैं, उनको नोट करिए और वो टॉपिक आप अपनी नोट्स उठाइए, उससे पढ़िए। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करिए और जो उनके चार जो ऑप्शन होंगे उनको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही होगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कुछ लाइनों के साथ। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है मोटिवेशन, तो कुछ लाइनों के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। है ऐसा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सका वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना। इन्हीं जो है मोटिवेशनल लाइन के साथ आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपनी क्लास। और जो है पूरा जितना भी डिफिनेशन नीचे दिए हुए हैं पूरा हम फुल जो है उसको पढ़ते हुए चलेंगे। हाँ देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन कर लिया था, आंसर नहीं किया था। तो क्वेश्चन देखिए फिर से हम पढ़ लेते हैं, फिर हम चलते हैं आंसर की ओर। तो क्वेश्चन हमारा है 61 नंबर का, बच्चों के स्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं। देखिए, और एक चीज यहाँ से आप ये याद रख लीजिए कि जैसे हमने जो है इसकी पहली वीडियो में जो ये इसका फर्स्ट पार्ट आया था उसमें भी हमने डिस्कशन किया था कि बच्चे बहुत बार कमेंट करते हैं कि मैम क्या जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ना टीजीटी के लिए जरूरी है। तो आप इतना याद रखिए, अभी 2004 का हम हल कर रहे हैं और अभी आधा ही हमने किया है और आपको ऊपर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से मिलेंगे। देखिए, दांत से ही 2 क्वेश्चन और दांत से क्वेश्चन 2021 में भी बना था। तो ये जो है कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे पेपर हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई नहीं हम पढ़ेंगे ये, है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन की तो यहाँ बात ही नहीं है। बात तो बस एक एक दो दो प्रश्न की, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। एक प्रश्न अगर आपसे छूटा तो आप बहुत जो है पीछे चले जाएंगे। इसलिए हर उस एक पॉइंट को हमको नजर में अपने रखना है ना। तो देखिए, देखते हैं ऑप्शन क्या है। 2 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में, है ना। 4 वर्ष की उम्र से तो दोनों सेम ही ऑप्शन है। फिर है 8 वर्ष की उम्र में। तो देखिए, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 4 वर्ष की उम्र में जो स्थायी दांत है वो 4 वर्ष की उम्र से निकलना शुरू होते हैं, क्योंकि जो आगे के जो छोटे दांत होते हैं दूध के वो इसी उम्र से गिरना शुरू होते हैं और गिरने के बाद जब दोबारा निकलते हैं तो वो हमारे स्थायी दांत हो जाते हैं, है ना। फिर चलिए आगे देखते हैं, देख लेते हैं इसका थोड़ा सा और हम जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। बच्चों के स्थायी दांत 4 वर्ष बाद निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। आदमी को 2 बार और 2 प्रकार के दांत निकलते हैं। दूध के अस्थायी दांत एक बार निकलते हैं, फिर स्थायी दांत निकलते हैं, है ना। दूध के दांत 3 प्रकार के और स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी दांत मुख की जो है में सामने की ओर या जबड़ों के मध्य में छेदक दांत होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। दांतों की कुल संख्या 32 होती है ना। तो इस तरह से हम जो है ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है। 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था, फिर है सी युवावस्था, फिर है शैशवावस्था। तो देखिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा किशोरावस्था। इसमें देखिए क्या है, 12 से 18 वर्ष की आयु काल को किशोरावस्था कहा जाता है। स्टेनले हॉल के अनुसार
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। मानव जीवन के विकास की अवस्थाओं में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जो मानव जीवन की अवस्थाएं हैं उसमें किशोरावस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ये बताया गया है। यह जीवन का सबसे कठिन काल भी होता है। कठिन काल इसी को वीर पूजा काल भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में संवेगों की आयु भी कहते हैं। इसमें बच्चे के मतलब माइंड में मतलब एक अजीब सा हलचल, तूफान, ऐसी चीजें आप कह सकते हैं होता है, और उनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो ये बहुत ही समय है, कह सकते हैं एक प्रकार का बहुत ही कठिन समय होता है। यह समय बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य तथा का संधि काल होता है ना, इसको वह संधि काल भी कहते हैं, जहां पर बाल्यावस्था का अंत होता है और प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था की शुरुआत होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वह संधि काल, है ना। ऐसे जो है ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएगा, वह संधि काल जो है। ठीक है, आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट। विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। तो देख लेते हैं भाई गृह विज्ञान का क्या योगदान है। पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में। फिर है बी, रोजगार परिवार कल्याण के क्षेत्र में। फिर सी है बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। फिर है डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। देखिए क्या है, विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य पोषण क्षेत्र, है ना, रोजगार परिवार कल्याण, इन सब में जो है, और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्यों को प्राप्त को लेकर आर्थिक साधन, अनेक प्रकार की ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें गृह विज्ञान का एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम। देखिए अधिनियम का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अधिनियम से भी एक दो प्रश्न जरूर आते हैं, तो अधिनियम भी हमको अच्छे से सारे पढ़ लेने हैं। ठीक है, 1980, फिर है 1990, फिर है 1976, फिर है 1961। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना, 1990 में बना। ठीक है, 1990 में यह बना। भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपाय को लागू करती है। आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जब आयोग पूछ सकते हैं तो उनकी जो है अध्यक्ष भी पूछ सकते हैं, और ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे जो ये चीज आप पढ़ेंगे जिससे आ जाए। देखिए प्रश्न कई तरह से बन सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। ऐसे आ जाएगा कि एक ऐसी इकाई जो शिकायत और स्वतः संज्ञान आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनकी कानूनी सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम बना है। तो आप क्या बताएंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग बना है। कब बना है, तो 1990 में बना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, है ना। ऐसा क्या किया जाए जिससे उनके स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, या ऐसी क्या चीज की है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रस्तावना में कहा है, फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, फिर है मौलिक अधिकार दे, फिर है आपातकालीन शक्तियों में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए आंसर को हाईलाइट किया गया है, और ये मैंने मतलब एक तरह से कह सकते हैं गूगल से या कहीं अलग से जो है पीडीएफ नहीं डाउनलोड की है, मेरी खुद की बुक थी। शिल्पी की गृह विज्ञान की पतली सी बुक आती है, 2004 से लेकर के 2021 तक के सारे उसमें प्रीवियस ईयर। देखिए ऐसे कोई अपनी बुक भले शेयर ना करता हो, लेकिन मैं कर रही हूँ और आपसे बता रही हूँ कि मैंने उसको पूरा एकदम छान मारा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कि मतलब मैंने जो भी क्वेश्चन बनाए हैं, देखिए ज्यादा हम वो बताते तो नहीं, लेकिन जैसे मेरी 50 डे सीरीज हो गई कह सकते हैं आप, या जो भी चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजें हमने वैसे आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कराई। चाहते तो छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लेकिन बहुत सी चीजें हमने कि सिर्फ ये एनालाइज किया कि प्रश्न आते कहाँ से हैं, है ना, प्रश्नों का प्रकार कैसा होता है और उनकी जो है कैटेगरी क्या है और कहाँ से पूछा जाता है। तो उस अकॉर्डिंग हमारी जितनी भी पीडीएफ है उस अकॉर्डिंग है, और उसके बाद सोच समझ कर हमने उसको पढ़ा। हमने इसीलिए था कि सोच समझ कर हम आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, ऑप्शन हमारा होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4, है
है ना। कौन से भाग, ऐसे भी आ सकता है कि भाग किसमें है, तो 4 में, कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारत में, एक मिनट, भारत में कब तथा कहां सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ। ठीक है, यहाँ लिखे दे रहे गृह विज्ञान पढ़ाने के लिए, है ना, स्कूलों में कब आया, स्कूल की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन है ए सन 1948 आगरा में, फिर है 1948 मद्रास में, फिर है 1920 कलकत्ता में, फिर है 1955 पटना में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, या 2 कह सकते हैं। देखिए इसमें 1 2 है, लेकिन मेरी अधिकतर ए बी सी रहा है, तो मेरी एक हैबिट में है, चाहे तो कह सकते हैं 1 2, आप लोग उसको प्लीज माइंड ना करिएगा। ठीक है, 1948 में मद्रास में, ठीक है, मद्रास में स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ। आप इसको बार बार देखिए, ये गृह विज्ञान के इतिहास से भी प्रश्न कई सारे बनते हैं और कंफ्यूजिंग ये सारी चीजें हैं, इसलिए जो है आइए हम थोड़ा सा इसको जो नीचे का दिया हुआ है इसको भी पढ़कर समझ लेते हैं और माइंड में बिठाते हैं। भारत में सन 1948 में मद्रास में सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ। इसका कारण सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपना अधिवास मद्रास में बनाया, काफी समय तक वहां आसपास व्यापार किए और बाद में देश के अन्य क्षेत्रों में गए। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए उसी के बाद देखिए बिल्कुल 2 क्वेश्चन बिल्कुल साथ साथ मिले आपको, फिर आगे भी इसी तरह से रहेगा। सर्वप्रथम कहाँ तथा किस राज्य, मतलब किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में अपनाया गया, है ना, किस विद्यालय में अपनाया गया, उच्च विद्यालय में, यहाँ पर उच्च की बात आ रही, वहां पर स्कूल की बात थी। तो देख लेते हैं, ऑप्शन है महारानी लक्ष्मी बाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ बिहार, फिर है महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात, फिर है राजकीय कन्या उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना बिहार, फिर है राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी या 2 सॉरी, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम बड़ौदा गुजरात में महारानी बालिका उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। गृह विज्ञान के भारतीयकरण और इसके प्रसार में कुछ भारतीय स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। बड़ौदा के प्रधानमंत्री की पुत्री हंसा मेहता, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ने भी जो है 1920 से 22 यानी कि 1920 से 1922 में इस क्षेत्र में काफी कार्य किया। आप याद रखिएगा, है ना, कि बड़ौदा के प्रधानमंत्री की कौन थी, पुत्री हंसा मेहता ने 1920-1922 में इसको लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। और कहाँ पर ये शुरुआत हुआ, तो महारानी बालिका उच्च विद्यालय में। कहाँ से, तो ये आप बार बार इसको रिवाइज करिए, उच्च विद्यालय में, है ना, सर्वप्रथम किसी उच्च विद्यालय में, तो उच्च में कहाँ पर, तो महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में। ठीक है, आइए इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ठीक है, पीएचडी की उपाधि ऐसे पुरुष कौन थे जिन्होंने किया, तो ऑप्शन ए है डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, फिर डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर मनोहर गोस्वामी, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखरन, है ना। इन्होंने क्या था, तो गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बाद जो है के समय में बहुत से लोगों ने इसमें अपना अध्ययन कार्य किया। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 बार बिल्कुल सेम सेम आ गया है, तो इसको एक बार हम डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोग, क्षेत्र उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है। तो देखिए इतनी सारी चीजें हैं, इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा। तो इसका क्या उद्देश्य है, ऑप्शन ए है हमारा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा,
औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा दोनों शिक्षाओं के, फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के रूप में दोनों में। तो आइए इसको समझ लेते हैं, है ना। व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण दवा वितरण आदि, ये सारी चीजें है ना, टीकाकरण, जनमत, पोषण संबंधी समस्याएं, ये औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं से है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का अर्थ है गृह प्रबंध करने वाला विज्ञान, फिर है अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला, फिर है घर को सजाने की कला, फिर है घर में कार्य करने का विज्ञान। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, अपने संसाधनों के जो है का प्रबंधन करने की कला। ठीक है, देखिए ऐसे तो गृह विज्ञान का अर्थ आप अलग से, गृह का अर्थ है घर, लेकिन हम आंसर करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पर अपनी बुद्धि लगाएंगे, गृह प्रबंध करने वाला विज्ञान नहीं कह सकते, घर को सजाने की कला। तो यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या होगा, अपने साधनों का प्रबंध करने की कला, है ना। गृह विज्ञान का अर्थ अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। गृह विज्ञान में गृह प्रबंध, गृह सज्जा, गृह कला अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आय, व्यय, भोजन, स्वच्छता, वेशभूषा आदि इन सारी चीजों का चुनाव भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही। ऑप्शन है जो है प्रतिपादन, फिर है लक्ष्य, फिर है संचार, फिर है कुछ भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रतिपादन। ठीक है, किसी भी कार्य प्रणाली को बताना ही प्रतिपादन है। प्रतिपादन दो प्रकार का होता है, एक है पद्धति प्रतिपादन, फिर है परिणाम प्रतिपादन। प्रतिपादन का प्रमुख सिद्धांत देखिए और विश्वास कीजिए पर आधारित होता है। प्रतिपादन का प्रमुख सिद्धांत देखिए और विश्वास कीजिए पर आधारित होता है। इससे जो है लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। ए है प्रदर्शनी का आयोजन, बी है सभा सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, जो है सी है फिर दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग, फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रदर्शनी का आयोजन। संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों को किसी जानकारी की तरह से दिया जाता है ना। यंत्रों को किसी जानकारी की अच्छी तरह से दी जाए, प्रदर्शनी कहलाती है। बाल विकास और महिलाओं से संबंधित प्रदर्शनी कभी कभी क्या होता है तो ब्लॉक स्तर पर लगाई जाती है, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। यह उक्ति है किसकी है, मतलब वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। ए है किन्स की, दूसरा है फिर बी है गुड्डे की, फिर है यंग की, फिर है इनमें से किसी की नहीं। तो देखिए यहां पर हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स के अनुसार वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। किसने कहा, तो कीन्स ने कहा है। परिवार का मासिक और साप्ताहिक बजट बनाते समय आय व्यय और बचत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन्होंने बताया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बालोपहार। ठीक है, बालोपहार यानी कि बालकों के लिए जो आहार होता है, बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करती है। ए है जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, फिर है डाकघर, फिर है राष्ट्रीय बैंक, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवन बीमा तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट। ठीक है, इसके बारे में भी आइए देखते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है कि बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीन मापदंड के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 से 6 वर्ष तक के, है ना, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती और धात्री का मतलब था जो दुग्ध पान करने वाली महिलाएं होती हैं उनको प्रति जो है हितग्राही प्रतिदिन नियमानुसार जो है उनको पूरक पोषण आहार दिए जाने की व्यवस्था की गई है इसमें। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बैंक के खातों के प्रकार हैं। ठीक है, बैंक के खातों के कौन से प्रकार हैं, तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए है बचत खाता, फिर है आवर्ती खाता, है ना, बचत खाता था आवर्ती खाता, इसके बाद है निश्चित अवधि जमा खाता, ठीक है, फिर है चालू खाता, फिर है इनमें से सभी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना, ये सारे जो है खातों के प्रकार हैं। ठीक है, और चालू खाता की विशेषता यह है कि इसपे हमको ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, चालू खाता में क्या होता है, तो ब्याज, इंटरेस्ट कह सकते हैं, नहीं मिलता है, लेकिन ये व्यापारियों के लिए, जो व्यापारी हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें चाहे जितनी बार आप पैसा एक दिन में डालें और चाहे जितनी बार निकालें। ठीक है, ये चीज होता है। और जो निश्चित अवधि जमा खाता होता है उसमें एक निश्चित जमा जो है निश्चित समय अवधि के लिए पैसे आप कह सकते हैं जमा किए जाते हैं। देखिए इस तरह से इसमें देख लेते हैं क्या है थोड़ा सा। बैंकों में खाते कई प्रकार के हैं, जैसे बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, निश्चित से जो है अवधि जमा खाता, चालू खाता। भारत सरकार ने बैंकों तक आम आदमी की पहुंच बनाने के लिए बहुत सी सुविधाएं दी हैं। नवीन शाखाएं विभिन्न बैंकों की जो है खोली जा रही हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाणक चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा प्रमाणक चिन्ह लगाया जाता है ये हमें देखना है। तो हम क्या लगाते हैं, ऑप्शन ए है एगमार्क, फिर है ISI, फिर है IFO, फिर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जितने भी जो है ये खाद्य पदार्थ है हमारे, है ना, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, इन पर सब पर हम किसका चिन्ह लगाते हैं, तो हम लगाते हैं एगमार्क का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एगमार्क का। इसमें हम एगमार्क का चिन्ह लगाते हैं। उसके अलावा जो है एगमार्क का प्रमाण चिन्ह जो भारत में कृषि से संबंधित खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है ना। एगमार्क का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू किया गया है ना, 1937 द्वारा किया गया है, जो कि 1986 में संशोधित की गई थी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है, यह उक्ति है। तो यह किसकी उक्ति है, आइए भाई देख लेते हैं किसकी युक्ति है। एक मिनट थोड़ा सा आप लोग रुकिए। ऑप्शन देखते हैं। डी है वुड्स थॉमस, फिर है एस्थर फ्रिचू बैटन, फिर है CA बैटस्टोन, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, डी वुड्स थॉमस। ठीक है, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का जो है अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उनका प्रतिस्थापन किया गया है। निर्णय तत्काल ही नहीं लिए जाते, इसके लिए समय चाहिए, परंतु जो कार्य आदतवश किए जाते हैं उनमें सोचने समझने की जो है ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और बाकी वैसे तो जो है क्या है प्रतिस्थापन किया गया है, किसकी उक्ति है, डी वुड्स थॉमस की। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके पास, आपके लिए सारी परिभाषाओं को याद करना कि किसने क्या कहा है ना। समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं। समानुपातिक प्रभाव के नियामक कौन है ये देखते हैं। ए है केवल रेखा का प्रभाव, बी है केवल दूरी का प्रभाव, सी है रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव, फिर है कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव, है ना। इसमें क्या होता है, तो समानुपातिक प्रभाव के नियामक रेखा, दूरी, माप के सम्मिलित प्रभाव है। समानुपात का सिद्धांत कला के अन्य सभी सिद्धांतों में व्याप्त है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के विभिन्न अंगों के मध्य अथवा किसी एक ही समूह के विभिन्न वस्तुओं के मध्य के संबंध आकर्षक एवं संतोषप्रद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण, विरंजक चूर्ण ना का प्रयोग क्या रहता है, मतलब अच्छा होता है, श्रेयकर होता है, खराब होता है, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा, श्रेयकर होता है ना। गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण,
का प्रयोग श्रेयकर होता है, क्योंकि साबुन का चूर्ण तुरंत घुल जाता है और आसानी से मैल को घोल देता है। इससे क्या होता है, थोड़ा जल्दी हो जाती है और मेहनत भी कम लगती है। 6 से 12 वर्ष तक के काल को क्या कहते हैं? देखिए मनोविज्ञान का प्रश्न है। 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को क्या कहते हैं? उम्र को अभी अपने ऊपर बताया भी था आपको। ए है बाल्यावस्था, फिर है शैशवावस्था, फिर है युवावस्था, फिर है बुढ़ापा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा A1, कह सकते हैं बाल्यावस्था, है ना। 6 से 12 वर्ष तक के काल को बाल्यावस्था और 12 से 18 को किशोरावस्था, है ना। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक का इतना विकास हो चुका होता है कि वह अपने वातावरण की परिस्थिति से कुछ परिचित सा होने लगता है। ठीक है, इस परिस्थिति को बालक का निर्माणकारी काल भी कहा गया है। किसको? तो बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल भी कहा गया है। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? ये है बाल्यावस्था, फिर है किशोरावस्था, फिर है युवावस्था, फिर है बुढ़ापा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 किशोरावस्था। किशोरावस्था में यौन परिपक्वता के कारण शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। इस समय शारीरिक दृष्टि से यौनावस्था के लक्षण प्रकट होते हैं। बालिकाएं स्त्रीत्व को, बालक पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। रॉस ने किशोरावस्था को जो है शैशवावस्था की पुनरुत्ति का काल कहा है ना। इंपॉर्टेंट चीजें किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। फिर अगर सुन लीजिए कि रास ने कहा है क्या? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है ना। किशोरावस्था को जो है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। किसने कहा है? रॉस ने कहा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? 1/4, आधी, 2/3, 1/3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/4। जन्म के समय शिशु के सिर की पूरे शरीर की जो है 1/4 होती है लंबाई। उसका वजन 2.5 से 3 किलोग्राम तक होता है। उसकी सामान्य लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। देखिए ऐसे भी आप समझ लीजिए, है ना। वजन आप कह ले तो 16 पाउंड तक होता है ना। इस तरह से भी देख लेंगे। नवजात शिशु का हृदय धड़कन 120 से 140 प्रति मिनट तक होती है। वह 18 से 20 घंटे तक सोता है। और उसके सिर की जो है लंबाई पूरे शरीर का कितना होती है? तो 1/4 होता है। देखिए बहुत सी चीजें जो है इसमें है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु पालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। ऑप्शन है हमारे, 1 है विभिन्न साधनों और संस्थाओं से, 2 है आंकड़ों एवं आहारों से, 3 है साधनों और आंकड़ों से, 4 है किसी से नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 विभिन्न साधनों या संस्थाओं से। ठीक है, इसमें क्या होता है ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है। शिशु पालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध विभिन्न संस्थाओं साधनों से होता है। शिशु पालन में निम्नलिखित साधन तथा संस्थाएं सहायक होती हैं, जैसे परिवार, खेल समूह, भाषा और जो है अनेक प्रकार की उससे संबंधित जो भी चीजें हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग की संबंधित है। सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग किससे संबंधित है? ए है जाति, बी है भाषा, सी है खेल, फिर है कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा जाति, है ना। सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग का संबंध जाति से होता है। सामाजिक स्त्रीकरण का वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम के विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न स्तर में किया जाता है। ठीक है, वर्ग स्त्रीकरण विश्वव्यापी, जबकि जाति का संबंध भारत से है। ठीक है, वर्ग का स्त्रीकरण क्या है? तो वो विश्वव्यापी होगा आपका वर्ग में, और जाति का संबंध भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? किस अवस्था में बालक की विद्यालयी जो अंतःक्रियाएं हैं वो परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए है 5 से 6 वर्ष की अवस्था, फिर है 11 से 12 वर्ष की अवस्था, फिर 18 से 19 वर्ष की अवस्था, फिर है किसी अवस्था में नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आइए देखते हैं हम। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर का 11 से 12 वर्ष की अवस्था। 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्यालय अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती। बाल्यावस्था में शिक्षण विधि रुचिकर तथा क्रिया और खेल के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, बेसिक प्रोजेक्ट, डाल्टन आदि
जो है क्रिया, खेल व स्वानुभव पर आधारित शिक्षण प्रणालियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है, किसके साथ होता है बच्चों द्वारा? देखते हैं क्या करते हुए, प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गाने के साथ, भाषण के साथ, लड़ाई के साथ। ये तो कुछ ज्यादा डिफाइन करने वाला ही नहीं, इसमें बच्चे क्या होते हैं, कर्तव्य निष्ठा और नेक बनने की प्रेरणा दी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गीत और प्रार्थना के साथ, है ना। प्रार्थना गीत करते हैं बच्चे असेंबली में, देखिए हर स्कूल में होता है, वो उनकी अपनी लैंग्वेज है, अपना हर क्षेत्रीय चीजें अलग है। एक मिनट, लेकिन फिर भी प्रार्थना गीत के साथ ही विद्यालय का कार्यक्रम शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं तो उसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है संयुक्त परिवार, सामुदायिक परिवार, व्यक्तिगत परिवार, समाज। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 व्यक्तिगत परिवार, है ना। जहां पति पत्नी बच्चे ही मात्र एक साथ मिलकर रहते हैं, यानी कि पति पत्नी और उनके बच्चे ही रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत परिवार कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जहां पति पत्नी एवं बच्चे एक साथ रहते हो उस छत के नीचे, तो रसोई में खाना पकाते हैं, उसे व्यक्तिगत या नाभिकीय परिवार कहते हैं, नाभ से जुड़े हुए रिश्ते की तरह, है ना। जब माता पिता तथा चाचा और उनके बच्चे साथ रहते हैं तो संयुक्त परिवार वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कथन है, यह कथन किसका है, संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर एमपी सिन्हा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिधान के नमूने की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी, मतलब परिधान में नमूने की रचना, रेखाएं, ये सारी चीजें व्यवस्थित करने के लिए क्या होता है, तो सहारा लेना चाहिए। इसे कला के जो है मूलभूत सिद्धांतों का सहारा, कटाई के सिद्धांतों का सहारा, ढाके के सिद्धांत का सहारा, लाइन के सिद्धांत का सहारा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा, है ना। कला के मूलभूत सिद्धांतों का जो है हम सहारा लेंगे। ये मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो 6 हैं, अनुपात, संतुलन, लय, संबल, है ना, अनुरूपता, व्यक्तित्व, जो है ये सारे हमारे है। नेक्स्ट है, सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं जो कहलाते हैं, ए है भूमिगत विन्यास वाले, बी है व्यक्तिगत विन्यास वाले, फिर है भोजपुरी विन्यास वाले, फिर है मगही विन्यास वाले। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन ए भूमिगत विन्यास वाले। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भूमिगत विन्यास वाले हमारे ये कहलाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यानी कि सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले जो नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनते हैं वो भूमिगत विन्यास वाले कहलाते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है, किससे खिलता है परिवार का, सॉरी परिधान का, तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है उचित तथा अच्छे अनुपात से, फिर है उचित तथा अच्छी लय से, फिर अच्छी अनुरूपता से, फिर है किसी से नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा उचित तथा अच्छे अनुपात से। जब परिवार का रंग, रूप और आकार क्या होगा, उचित तथा अच्छे अनुपात में होगा तो वो बहुत अच्छे से खिलेगा। परिधान में रेखाओं, माप व दूरी आदि का उचित अनुपात आवश्यक है, तभी परिधान की रचना सही होगी। अगर ये सारी चीजें नहीं देखी जाएंगी तो वो परिधान चाहे जितना कीमती से कीमती होगा, चाहे वो रेशमी कपड़े का ही क्यों ना हो, बहुत कीमती होगा, लेकिन वो फिर क्या होगा, उसकी जो है सुंदरता नहीं खिल कर आएगी और वो जो है बहुत ज्यादा अच्छा आपके लिए पहनने पर नहीं लगेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। किसके लिए परिधान रचना, एक मिनट खुलो भाई, परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्त्रीकरण तथा विकरण का प्रयोग करना चाहिए।
तो भाई देख लेते हैं किसके लिए करना चाहिए। ए है संतुलन, बी है लय, फिर है समानुपात, फिर है अनुरूपता। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा 2 लय। लय में देखिए क्या होता है कि उत्पन्न करने के लिए परिधान रचना में रेखा, रंग, आकार तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्त्रीकरण तथा स्त्रीकरण ना समझिएगा, स्त्रीकरण मतलब उसका स्तर, विकरण का उपयोग करना चाहिए। लय कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, लय क्या है, तो कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये याद रखिए कि लय एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लय से तात्पर्य है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की जो है पुनरावृत्ति उत्पन्न करता है। एक रिदम टाइप में कह सकते हैं उसकी बनती, जैसे यहाँ से शुरू कर दिया तो ये हमारी बिल्कुल एक लय की तरह बनी जा रही है। तो हमारी नजर पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पड़ रहा है, तो ये हमारी क्या है, एक तरह से कह सकते हैं रिदम है, लय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक का पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है। कैसे कर सकता है ये देखते हैं। ए है संतुलन और लय, फिर है समानुपात, फिर है अनुरूपता, फिर है इन सभी पर। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इन सभी पर, है ना। संतुलन और लय, अनुरूपता, समानुपात, दबाव, संबल, आकर्षण केंद्र आदि ऐसे ही मापदंड हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की पोशाक के औचित्य का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, कला के सिद्धांतों के अंगों में किसकी उपेक्षा पोशाक के सौंदर्य को क्या करते हैं, नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं, चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है ना। चूषण देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मशीन, वॉशिंग मशीन जो है किस विधि पर चलती है, तो आप कह सकते हैं चूषण विधि द्वारा। तो ये देख लेते हैं जरा, हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, रेशमी वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 भारी वस्त्रों की। चूषण विधि द्वारा भारी वस्त्रों की धुलाई की जाती है क्योंकि इन वस्त्रों को घर पर धोने से अधिक मात्रा में अवशोषक विलायक वे होते हैं, जिससे घर पर शुष्क धुलाई महंगी पड़ती है। सावधानी के लिए क्या करते हैं, गंदे पर ही जो है घी लेना बेहतर होता है, बाहर ही गंदे पर हो धो लेना बेहतर है। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। कौन किसके कर्तव्य है वही देख लेते हैं। गृह स्वामी के, बच्चों के, गृहिणी के, दर्जी के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट, एक मिनट भाई, यहाँ ये ना समझ लीजिएगा आंसर, यहाँ वैसे तो एक यहाँ पर वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ आंसर हम देंगे अब जो है, एक मिनट, गृहिणी का। ठीक है, गृहिणी के कर्तव्यों में आता है। कपड़े की देखरेख करना गृहिणी की प्रमुख कर्तव्य है क्योंकि गृह स्वामी धनोपार्जन के लिए बाहर जाता है, था घर में गृहिणी ही रहती। कभी कभी दंपति को बाहर कार्य करना पड़ता, तो ऐसी स्थिति में दोनों का सहयोग आवश्यक है ना। अब बात आई पॉइंट की असल, वो अपने हिसाब से फिर या तो कोई मतलब सर्वेंट वगैरह रख लेते हैं, हेल्पर वगैरह कह सकते हैं, या फिर कोई अगर जो है जॉइंट फैमिली है तो वहां पर भी जो है इन सब चीजों का जो है बहुत ज्यादा आराम हो जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक है। ऐसे कौन से वस्त्र हैं जो है देख रेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है, पूछा गया, नहीं को हाईलाइट नहीं किया था हमने। देखिए यही है, ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण तथा तत्क्षण मरम्मत, फिर है दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। यही जो है आपका क्या है, देख रेख के एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। बाकी ये सारी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, प्राकृतिक तंतु है। ए है कपास, फिर है पॉलिस्टर, फिर है रेयान, फिर है नायलॉन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन 1 कपास। कपास एक प्राकृतिक तंतु है, भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है। देखिए बहुत सी चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। सैंधवकालीन पुरातत्व स्थल पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से कपास के वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं। कपास के बीज द्वारा जमीन की सतह पर झाड़ियों के कोए, पॉट्स जिनको कहते हैं, के अंदर उगता है। यह आधारी रूप से सेल्यूलोज का बना होता है। नहीं, इसका आधार किसका होता है, तो सेल्यूलोज का होता है। और कितने प्रतिशत, तो लगभग लगभग 90 से
91% तक कपास में क्या होता है, तो सेल्यूलोज पाया जाता है। यहाँ रेयान की बात आती है तो यहाँ पर 50% सेल्यूलोज होता है। और पॉलिस्टर और नालान ये क्या है, तो दोनों कह सकते हैं एक तरह से आपके क्या है, तो कृत्रिम रेशे हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है। जो नमी युक्त वस्त्र होते हैं उन पर क्या लग जाता है, फिर है फफूंद, फिर है कीड़े, फिर है खमीर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फफूंद लग जाता है। नमी युक्त वस्त्रों में फफूंद लग जाती है। फफूंदी के जीवाणु तभी क्रियाशील होते हैं जब उनको पर्याप्त नमी, ताप आदि प्राप्त हो। ठीक है, सूती वस्त्रों को यदि काफी दिन तक रखना हो तो उसमें माड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन पर क्या होता है, माड़ी मिलने पर ये खराब हो जाते हैं। फफूंदी की रोकथाम के लिए जो है सिंजिंग आवश्यक है, सिंजिंग एक प्रकार से कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। देखिए हेल्थ साइंस से क्वेश्चन आ गया, और हमने हेल्थ प्लेलिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो हेल्थ साइंस की सारी क्लासें और जो हमारी पीडीएफ पढ़ी, बहुत सारी जो है क्लास उसमें पढ़ी है, और टॉपिक वाइज जो रिवीजन हुआ था हेल्थ साइंस का उसमें भी जो है ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कशन की गई है। देख लेते हैं, 1 है 4, 2 है 2, फिर है 3, फिर है 5। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और आंसर भी होगा आपका 2। यानी कि जल में 2 प्रकार की कठोरताएं होती, कौन कौन सी होती, एक होती अस्थायी, एक होती स्थायी और एक अस्थायी। जल की कठोरता में घुलित कैल्शियम और मैग्नीशियम में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होता है। भारी जल पीने और वस्त्रों को साफ करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। देखिए यहां तक हमने 100 क्वेश्चन अच्छे से जो है क्या कर लिया है, तो डिस्कशन कर लिया है। अब हमारे 25 बच रहे हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं। देखिए धब्बे का एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, धब्बे से भी अधिकतर क्वेश्चन मिलते हैं आपको, है ना। चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है, ऑप्शन है वनस्पत धब्बा, प्राणिज धब्बा, वसा युक्त, खनिज युक्त। तो देखिए चाय कभी कभी हो जाता है कि चाय में दूध पड़ता है, तो जो है दूध प्रोटीन जगह से आता है, तो इसमें जो है प्रोटीन मार देते हैं लोग, या फिर जो है दूध जो है मिलता है प्राणी से, तो प्राणिज, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाय की पत्ती पर फोकस करेंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा वनस्पति धब्बा, है ना। वनस्पति धब्बे की वर्ग में आता है। चाहे चाय, कॉफी, फल, शहद आदि के धब्बे वनस्पति में आते हैं। किसके किसके, कॉफी हो गया, फल, शहद, ये सब आते हैं धब्बे के अंतर्गत। ये आम्लिक होते हैं, इनको पृथक करने के लिए क्षारीय पदार्थों की सहायता ली जाती है। यानी कि जो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं तो उनके लिए क्षारीय, एक चीज और है, जो क्षारीय प्रवृत्ति के धब्बे होते हैं उनके लिए हमको अम्लीय चीजों का प्रयोग करना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। धब्बे कई प्रकार के होते हैं, जैसे जानतो, वनस्पति, चिकनाई युक्त धब्बे, खनिज के धब्बे, है ना, दावे धब्बे। खनिज के ये जैसे लोहे का चूड़ा आपने जैसे फैला दिया तार वार पे, उस पे से मुर्चे वर्चे लग जाता है, जंग टाइप का, वो सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राणिज रेशा है। प्राणिज रेशा कौन सा है, ए है नारियल, फिर है लिनन, फिर है रेशम, फिर है सन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 रेशम। रेशम तो हमें किससे प्राप्त होता है, तो ये तरह तरह की जो है जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे भेड़ हो गया, खरगोश हो गया, बकरी हो गई, है ना, ऊंट हो गया, इस तरह से। रेशम एक प्रोटीन जानतो तंतु है जो सहतूत, सॉरी जो है मेरा माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी, ऊन की बात हो रही थी। अब ऊन भी आपका प्राणिज जगत में आएगा तो वो प्राप्त होता है इससे। और ये रेशम जो है आपका किसमें, तो सहतूत के जो पेड़ होते हैं उस पर कीड़ा पलता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो बॉम्बिक्स मोरी कहा जाता है। ठीक, ये कीड़े जो होते हैं कौन से, बॉम्बिक्स मोरी। रेशम के बने वस्त्र अपनी सुंदरता, कोमलता, लचीलेपन, आकर्षक के लिए जो है जाना था, वस्त्रों का राजा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर भी वस्त्रों का राजा या जो है वस्त्रों की रानी किसको कहते हैं, तो रेशम कहते हैं। और अगर रेशे की बात आ जाए, रेशों का राजा, तो रेशों का राजा कौन होता है, तो वहां पर कपास आप करेंगे। रेशम का जन्म ईसा से लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था। और ये कहा, इसका जन्मदाता देश कौन सा है, तो इसका जन्मदाता देश आपका कौन सा है, तो चीन है ना। आपने कहानी पढ़ी होगी सी लिंग ची की, वहां की रानी थी, बगीचे में टहल रही थी, तो उनके चाय में अचानक से पेड़ से गिरा कोकून, तो वो गर्म था, है ना, ऐसे ऐसे करके पूरा प्रोसेस है। तो ये जो है आपका किससे प्राप्त हुआ, तो प्राणिज रेशा है। थोड़ा सा माइंड मेरा ऊन पे चला गया था, उसमें मैंने देखा नहीं, थोड़ा उस पर आप माइंड ना करिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन, विनाइडोल क्लोराइड से बनता है। विनाइडोल क्लोराइड से क्या बनता है, ये देख लेते हैं। सारे यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, तो सारे यहाँ पर आपके
कृत्रिम जगत के रेसे लिखे हुए हैं, तो ये आपका एक लिक्विड है। तो इसके लिक्विड से देखते हैं क्या बनता है। ए है डेकरॉन, फिर है आपका, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, बस, बी है नायलॉन, फिर है टेरिलॉन, फिर है आरलॉन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी टेरिलॉन है ना, सॉरी टेरिलीन। टेरिलीन किससे बनता है, तो विनाइल डोल और क्लोराइड से बनता है। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा इसको ये थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। विनाइडोल क्लोराइड से टेरिलीन का निर्माण होता है तथा नायलॉन का ऐसा तंतु है जिसके जोड़ को जो है करते हैं, तंतु प्राकृतिक में नहीं होते हैं, ना। डेकरान के सहयोग से पॉलिस्टर तैयार किया जाता है। पॉलिस्टर किसके सहयोग से तैयार किया जाता है, तो वो जो है डेकरान के सहयोग से तैयार किया जाता है। और विनाइल क्लोराइड से क्या तैयार होता है, तो वो टेरिलीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा गलत है। यानी कि यहाँ पर रेशम की जो है विशेषताएं दी हुई हैं, तो एक उसमें से नहीं है विशेषता, वो हमें बताना है कौन सा है। उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण जो है इसके वस्त्र बनते हैं। फिर है इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। फिर है यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। फिर है क्या, इसकी सूखी धुलाई द्वारा, मतलब कि इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए। इस पर जो है H2O2 अथवा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा सही। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 नहीं होता है रेशम का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, रेशम के तंतु उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। यह नमी को जल्दी सोखता तथा अवशोषण क्षमता अधिक होती है। इसके कारण पहनने में आरामदायक होते हैं। इसकी सूखी धुलाई द्वारा सफाई करवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। क्या है, हल्का दाब डालकर, फिर है चूषण विधि, फिर है मशीन द्वारा, फिर है पटक कर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पटक कर। ये गलत है। बाकी हल्के दाब द्वारा, मशीन के द्वारा, चूषण विधि के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा हम कपड़ों को धुलते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते हैं। एक है फ्रेंच चाक और मुल्तानी मिट्टी, फिर है पाउडर मैग्नीशिया, फिर है पेट्रोल, फिर है मूंग का आटा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसमें क्या प्रयुक्त नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेट्रोल, क्योंकि ये क्या है, तो अवशोषक नहीं है आपका। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, पेट्रोल, क्योंकि ये क्या है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं घोलक है ना। इसमें हम दाग को घोल कर, बाकी अन्य चीजें तो अवशोषक में आती हैं। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। चिकनाई अवशोषक विधि में जो है क्या करते हैं, तो ब्रोंज चाक और मुल्तानी मिट्टी, पाउडर मैग्नीशिया, मूंग का आटा आदि का जो है हम प्रयोग करते हैं। और चिकनाई विलायक विधि के अंतर्गत पेट्रोल आता है ना। पेट्रोल अधिक ज्वलनशील विलायक होता है। एक मिनट।
नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए। ए है जीवन शैली से मेल खाती हुई, बी है विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र, फिर है शोकावस्था में मूल्यवान एवं सुंदर, फिर है बिना आस्तीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जीवन शैली से मेल खाती हुई। ठीक है, थोड़ा सा ये देखते हैं। परिधान की शैली जीवन शैली से मेल खाती होनी चाहिए। श्वेत वस्त्र विवाह में नहीं धारण करने चाहिए। शोकफुल माहौल में विवाह में रुचिपूर्ण वस्त्र साधारण और हल्के रंगों के पहनने चाहिए, है ना। ये नहीं कि वहाँ पे हीरे जवाहरात जड़े मोट भारी भरकम वस्त्र पहन लिए। तो ये सारी चीजें आप ध्यान करेंगे तो जीवन शैली से मेल खाते हुए वस्त्रों का प्रयोग करेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न था, थोड़ा सा समझदारी, है ना, समझ के साथ भी जो है हल किया जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए देखते हैं। किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों का अर्जित किया जाता है। तो ऑप्शन है भाषा, परिवार, खेल, किसी से भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हमारा खेल। खेल में सहयोग, त्याग, अनुकूलता और प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों के जो है विकास अर्जित किया जाता है। इसमें खेल समूह से मिलता है ना। सामाजिकरण, बालक संस्कारों को सीखता है, परिवार में संस्कारों से सीखता है, परिवार के बाद सामाजिकरण, दूसरे महत्वपूर्ण सहयोग बालक को खेल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने की आवश्यक गुण एवं क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। ए है घर, फिर है स्कूल, फिर है वन, फिर है कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 स्कूल, है ना। स्कूल क्या करता है, महत्वपूर्ण संस्था जहाँ बालक अपने भावी जीवन की प्रगति के लिए बहुत कुछ सीखता है। अपने देश के सुयोग्य नागरिक बनने, सामाजिक पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने में जो है वो गुण क्षमताएं अनेक प्रकार की वे अब स्कूल में विकसित करता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परिवार की सफलता की कुंजी है। ए है सफल दाम्पत्य समायोजन, फिर है आर्थिक विकास, फिर है परिवार की वृद्धि, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सफल दाम्पत्य समायोजन, है ना। जो है परिवार की सफलता की कुंजी यही है आपकी, है ना। सफल दाम्पत्य जीवन परिवार की सफलता की कुंजी है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो उनके बीच विवाद और संभावना कम रहती है, लेकिन जहां निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता की भावना आ जाती है तो उस स्थिति में दाम्पत्य जीवन सफल नहीं हो पाता। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। संयुक्त परिवार के आर्थिक दृष्टि से क्या लाभ हैं देखते हैं। मितव्ययता और भूमि खंडन का बचाव, फिर है श्रम विभाजन और उत्पादन में सुविधा, फिर है संपत्ति का समाजवादी वितरण, फिर है उपरोक्त सभी। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। मितव्ययता और भूमि खंडन से बचाव हो जाता है, श्रम विभाजन भी हो जाता है, उत्पादन में सुविधा और संपत्ति का समाजवादी वितरण, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ। अभी देखिए हमने क्या देखा था, देखिए कितना ज्यादा परिवार से क्वेश्चन है। संयुक्त परिवार के लाभ, ये व्यक्तिगत लाभ में आ जाएगा, उनके पारिवारिक लाभ में। अब यहाँ पे पूछा गया है सामाजिक लाभ। सामाजिक सुरक्षा एवं परामर्श की भावना, परमार्थ की भावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों की उचित पालन पोषण, मनोरंजन, फिर इनमें से सभी। तो यही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये सारी चीजें संयुक्त परिवार के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ डिफाइन नहीं करना है, इतना तो आप लोग सब समझते ही हैं ना। कुछ चीजें समझ करके क्वेश्चन हल किए जाते हैं। फिर देखते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शन, फिर नीचे देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर छोटा कर देंगे तो फिर जो है दिखाई भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखते हैं संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, निर्धनता, सामान तथा बच्चों के व्यक्तिगत विकास में बाधक और गंदी आदतों का विकास, फिर है द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सभी, है ना। संयुक्त परिवार के दोष, ये दोष में आ जाएगा। देखिए फिर संयुक्त परिवार से क्वेश्चन, मतलब एक एक टॉपिक से देखिए 3-3 प्रश्न लगातार। एक देखिए पारिवारिक लाभ, फिर सामाजिक लाभ, फिर देखिए दोष। अगर ऐसा पेपर देखने को मिल जाए तो जो है
बच्चे सब मतलब बिल्कुल अच्छे से कर ले। कभी कभी देखिए ऐसे क्वेश्चन आयोग भी जो है बना देता है। देखिए अभी यह जो है आगे भी 2-3 पॉइंट लगातार क्वेश्चन जो है देखने को मिले। तो अगर ऐसे कोई पीडीएफ हो तो कहे जाए कि मतलब ऐसे ही डाला गया है, लेकिन देखिए पेपर लगातार क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है सारी चीजें आ जाएंगी, तो सभी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि संयुक्त परिवार में वर्तमान समय में कोई दोष भी देखे जाते हैं, जैसे आलसी व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है ना, और जो है व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी, जो कि सब लोग करते ही रहते हैं, तो बच्चों के ऊपर ज्यादा इतना समझ भी नहीं आ पाती है। और सामान्य बच्चों को व्यक्तिगत विकास में बाधा एवं गंदी आदतों का विकास, द्वेष एवं तनाव का केंद्र, गोपनीय स्थानों की अभाव, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी चीज में लाभ तो किसी चीज में नुकसान। कला के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं, ये देखते हैं। मूलभूत सिद्धांत, ये कला के सिद्धांत से अभी हमने पढ़े 2-3 क्वेश्चन सिद्धांत से थे, थोड़ा सा उसका रूप बदला हुआ था, लेकिन सिद्धांत से भी तीसरा क्वेश्चन है। अभी इधर सेकंड वाले पार्ट में ही जो हमने 62 तक की जो है पढ़ा था पहले, उसमें नहीं, इधर वाले में ही सिद्धांत से 2 प्रश्न हमने पढ़े हैं। ये तीसरा है। कला का मूलभूत सिद्धांत है अनुरूपता तथा अनुरूपता, अनुपात तथा अनुरूपता, फिर है लय तथा संतुलन, फिर है संबल तथा व्यक्तित्व, फिर है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या होने वाला है आंसर, ये होने वाला है उपयुक्त सभी। कला के मूलभूत सिद्धांत है अनुपात, अनुरूपता, लय तथा संतुलन, संबल तथा व्यक्तित्व। तो ये सारी चीजें आती हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए इसमें भी थोड़ा समझ लेते हैं। कला के मूल सिद्धांत अनुपात, अनुरूपता, लय, संतुलन, संबल, व्यक्तित्व, डिजाइन या विन्यास के स्पष्ट रूप में परिभाषित कुछ सिद्धांत हैं जो चित्रकारी, मूर्ति निर्माण कला, हस्तकला और अन्य कलाओं में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ये सिद्धांत सुंदरता की रचना करने के लिए सूत्रों का जो है समान प्रयुक्त नहीं होते हैं। ये सिद्धांत क्या होते हैं, सुंदरता की रचना करने के लिए सूत्रों का समान प्रयुक्त नहीं होते, वरन यह तो निर्धारित करने में सहायता मात्र करते हैं कि कोई वस्तु कलात्मक दृष्टि से अच्छी है या बुरी। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वह होता है उसके परिधानों से, उसके बात विचारों से, उसके रंगों से, कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसके परिधानों से। ठीक है, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले उसके प्रभाव पड़ता है उसके परिधानों का, कि देखिए उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, पता लगा दुख में मुसीबत में चटक बुटक ऐसा पहन रखा है, या ऑफिस में जा रहे हैं चढ़कीला भड़कीला, या स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तड़क भड़क वाला, तो जो है इस तरह से, और या फिर शालीनता सौम्यता, तो उसका जो है उसके परिधानों को, अगर हम उससे बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं जान रहे, तो सबसे पहले क्या होगा, परिधानों के चयन अपनी स्थिति रुचि अनुसार करता है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में कितनी गंभीरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर संतुलन, संतुलन से परिधान में आता है यह विश्रामदायक भाव, तंगी भाव, दिखावा, कुछ भी नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्रामदायक भाव, है ना। संतुलन से परिधान में विश्रामदायक भाव आता है। गोल्डस्टीन के अनुसार संतुलन आराम तथा विश्राम है। संतुलन आराम तथा विश्राम है। यह विश्रामदायक प्रभाव आकृतियों, रंगों को एक केंद्र बिंदु के चारों ओर इस प्रकार समूहीकृत करके प्राप्त किया जाता है कि केंद्र प्रत्येक और समान आकर्षक स्थिर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। एक तंतुक रेशा है। एक तंतुक रेशा कौन सा है, ये देखते हैं। नायलॉन, रेशम, कपास, पॉलिस्टर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, रेशम। ये एक तंतुक कहलाता है। रेशम एक तंतुक रेशा है। रेशम एक प्रोटीन व जांतव तंतु है जो शहतूत के वृक्षों से पलने वाले कीड़े पर प्राप्त होता है। अभी देखिए ऊपर था प्रश्न। रेशम के बने वस्त्र अपनी सुंदरता, कोमलता, लचीलेपन, आकर्षक वस्त्रों के लिए जाने जाते हैं, है ना। रेशमी वस्त्र पहनना गौरव की बात माना जाता है, और ये क्या है, तो एक तंतुक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेकेट किसे कहते हैं। देखिए प्लेकेट, खीस, कॉलर, बटन, कफ, ये सारी इनसे भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
पढ़ते हैं। तो क्या है, सिलाई, फिर है जोड़, फिर है तुरपन, फिर है बटन की पट्टी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 बटन की पट्टी। बटन की पट्टी को प्लेकट कहते हैं। एक वस्त्र को काटकर जब आवश्यकता अनुसार जोड़ते हैं तो उसे सिलाई के मध्य से यह कार्य होता है। हाथ से जब कपड़ों को एक खाखा बनाकर जोड़ा जाता है तो तुरपन विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से मानवीकृत रेशे नहीं है। तो मानवीकृत रेशा कौन सा नहीं है, तो देखते हैं जरा, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस, कुप्रामोनियम, हेम्प। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, आप लोग जरा बताएंगे हमको क्या हो जाएगा, कोई बताइएगा हमको, है ना, हम बताएंगे नहीं, बाकी और आप देख लेते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस, कुप्रामोनियम ये सारे क्या है, तो ये एक सारे क्या है, तो कह सकते हैं ये रेयान का एक प्रकार है ना, और रेयान क्या है, मानवीकृत रेशा है। रेयान हमारा क्या है, तो पहला हमारा मानवीकृत रेशा है, ठीक है, रेयान। तो इसलिए जो है ये इसमें नहीं आएगा। नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस और कुप्रामोनियम मानवीकृत रेशे हैं, जबकि हेम्प प्राकृतिक रेशा है। यह पौधों के तने से प्राप्त होता है। इसके द्वारा कालीन, कैनवास, गलीचे और जूतों के तले व रस्से बनाए जाते हैं। इससे किससे, हेम्प से जूते, तले, गलीचे, कैनवास वगैरह जो हिस्से बनते हैं। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए रेशम से कितने प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आपको, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा सा प्लीज भाई, क्यों। रेशम है, प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, दोनों, कोई नहीं। तो दोनों देख कर न मार दीजिएगा आप लोग, कभी कभी बच्चे कहते हैं दोनों। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक रेशा। ठीक है, रेशम क्या है, एक तरह से प्राकृतिक रेशा आएगा, इसको थोड़ा समझते। रेशम एक प्रोटीन जानता और प्राकृतिक रेशा शहतूत के वृक्षों पर पड़ने वाला कीड़ा है। रेशम का जन्म ईसा से लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था। इसके उद्भव को कई वर्ष तक चीन ने इसे अपने पास छुपा कर रखा, है ना। अन्य देशों को जब जानकारी हुई तो इसके युग में जो है रेशम उत्पादन हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। यहीं पर हमें कमेंट करके बताइएगा जो पुष्प सज्जा है वो किस देश से फैली है, प्लीज कोई बताइएगा हमें। अगर कोई लास्ट तक मेरा वीडियो देख रहा है, अगर कोई भी पढ़ेगा लास्ट तक, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि जो पुष्प सज्जा है वो किस देश की है, और ये चीन ने तो जो है रेशम का जो है जन्मदाता कहा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर है बेंजीन, फिर है पेट्रोल, फिर है फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा पेट्रोल। अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है वह पेट्रोल है। शुष्क धुलाई के प्रयुक्त जो है अवशोषक विलायक काफी महंगे हानिकारक होते हैं, ये काफी महंगे भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। विलायकों के प्रमुख पेट्रोल आदि ज्वलनशील होते हैं जिनकी वाष्प भी आग पकड़ लेती है। इन रसायनों का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ से भी अभी अभी देखिए था अवशोषक में, तो वहां पर भी पेट्रोल की थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था हमारा, है ना। तो इस तरह से देखिए बहुत जो है इतना वो नहीं है, अगर थोड़ा सा रिवाइज करके चलेंगे तो प्रश्न आपको हल करने में आसानी होगी। डायटीशियन एक मिनट सॉरी, डायटीशियन पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करती हैं। कौन सी जो है छात्राएं, देखते हैं जरा। गृह विज्ञान की छात्राएं, अभियंत्रण की छात्राएं, अभियंत्रण डिप्लोमा की छात्राएं, भौतिकी की छात्राएं स्नातक की। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है गृह विज्ञान की छात्राएं, है ना। जो गृह विज्ञान की छात्राएं हैं वो इन सब क्षेत्रों में ज्यादा अच्छे से पाती हैं रोजगार। महिला शिक्षा नीति की स्थापना कब और कहाँ हुई, द्वितीय अधिवेशन में हुई। कहाँ द्वितीय अधिवेशन में, मतलब द्वितीय अधिवेशन में हुई तो कहाँ है, 1928 दिल्ली में, फिर 1920 बम्बई में, फिर है 1938 कलकत्ता में, फिर है 1955 लखनऊ में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा होगा 1 नंबर का 1928 दिल्ली में, यानी कि 1928 दिल्ली में महिला शिक्षा नीति की स्थापना हुई 1928 में। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसको देखते हैं। महिला शिक्षा नीति की स्थापना 1928 में हुई, जिसका द्वितीय अधिवेशन दिल्ली में संपन्न हुआ। महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा देना, सरकार की तरफ से सुविधाएं प्रदान की गई। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मिलकर, व्यक्तिगत पत्र लिखकर, दोनों, कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन आपका होगा 3 दोनों, है ना। व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर और व्यक्तिगत पत्रकार जो पत्र लिखकर भी
हम कर सकते हैं, है ना। इसका फिर देखिए इस सीरीज का अब जो है हमारा ये आखिरी प्रश्न है और हमने बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक इसको कर लिया है। एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति के परिवर्तन लाना कहलाता है। तो देखिए क्या कहलाता है, हम लोग है क्या करेंगे जब जिसका उद्देश्य मनुष्यों की मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना हो। ए है लक्ष्य, बी है संचार, फिर है मूल्यांकन, फिर है कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 2 संचार। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना संचार कहलाता है। संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों व भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो जो है इस तरह से देखिए ये हमारा 125 की सीरीज पूरी कंप्लीट हुई 2 पार्ट में। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होगी किसी नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।